नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं और रीतिकाल और भारतेंदु युग में अंतर क्या है ना। भारतेंदु युग पर रीतिकाल का क्या प्रभाव पड़ा, आज हम देखेंगे। भारतेंदु युग पर रीतिकाल का प्रभाव कैसा था या और रीतिकाल में और भारतेंदु युग में क्या अंतर है। ठीक है, चलते हैं आगे। रीतिकाल और भारतेंदु युग में अंतर। पहला है कि रीतिकाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाव्य धारा का विरोध किए बिना साहित्य में सरलता और असलियत और जोश पर बल दिया। ठीक है, जोश पर बल दिया है। मतलब कि जो रीतिकाल की काव्य धारा है, इसका विरोध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया है ना, इसका समर्थन किया, इसके पक्ष में थे रीतिकाल के। क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि रीतिकाल के पक्ष में भारतेंदु जी थे कि नहीं थे, तो हाँ थे। ठीक है, और अपने साहित्य में इसका अनुकरण किया है रीतिकाल का। मतलब रीतिकाल से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने भारतेंदु युग में जो काव्य रचनाएं की उसमें ली, चाहे लक्षण काव्य हो या अलंकार की, ये सब उन्होंने अपने काव्यों में लिया है। ठीक है, इसमें कवित्व, सवैयाई, यही सब उनके काव्य में मिलता है, देखने को मिलता है। फिर आते हैं भारतेंदु रीतिकाल का विरोध किए बिना साहित्य में सामाजिक जीवन के विभिन्न रूपों और समस्याओं को चित्रित करने का प्रयास किया है। क्या किया है भारतेंदु जी? रीतिकाल का विरोध किए बिना साहित्य में सामाजिक जीवन के विभिन्न रूपों का क्या किया है? साहित्य में, हिंदी साहित्य में सामाजिक जीवन के विभिन्न रूपों और समस्याओं को चित्रित करने का प्रयास किया है। रीतिकाल का विरोध किए बिना, रीतिकाल का विरोध नहीं करते और उसका समर्थन करने के साथ ही साहित्य में समाज के विभिन्न पक्षों को उन्होंने चित्रित किया है। ठीक है, भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग पर रीतिकाल का प्रभाव ज़्यादा था। भारतेंदु युग पर रीतिकाल का प्रभाव ज़्यादा था। फिर द्विवेदी युग आते आते इसका प्रभाव कम होने लगा था। ठीक है, जिस रीतिकाल में ब्रजभाषा थी, तो भारतेंदु ब्रजभाषा के काव्य लिखे, ब्रजभाषा का भारतेंदु युग में दिखाई देता है। पर द्विवेदी युग आते आते उसका रूप समाप्त होता दिखता है। मतलब फिर खड़ी बोली में काव्य रचे जाने लगते हैं द्विवेदी युग में। ओके, तो ये जो भारतेंदु पर रीतिकाल का प्रभाव ज़्यादा था, इस कारण ही ब्रजभाषा को ही काव्य के रूप में स्वीकार किया। तो काव्य में किस भाषा को स्वीकार करते हैं? तो ब्रजभाषा में, क्योंकि ब्रजभाषा रीतिकाल में भी थी। रीतिकाल से ही भारतेंदु युग में जो ब्रजभाषा, तो वहीं रीतिकाल का ही अनुकरण करती। रीतिकाल से ही बहुत सारी चीज़ें भारतेंदु लेते हैं, जैसे उनको ब्रजभाषा। ठीक है, तो ब्रजभाषा को ही काव्य में स्वीकार किया है। कौन? तो भारतेंदु। मतलब अपने काव्य में जो उन्होंने लिखा है उसमें ब्रजभाषा को लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसीलिए भारतेंदु पर रीतिकालीन अभिव्यंजना पद्धति की विशेषताओं का गहरा प्रभाव है। तो भारतेंदु पर किस पद्धति का प्रभाव है? भारतेंदु पर किस पद्धति का प्रभाव है? तो रीतिकाल की अभिव्यंजना पद्धति का, रीतिकाल के अभिव्यंजना पद्धति का प्रभाव भारतेंदु में दिखाई देता है। ओके, रीतिकाल में भक्ति और श्रृंगार की पुरानी परंपराओं का प्रभाव भी विद्यमान था। इसी से ही भारतेंदु को श्रृंगारिक पद जो भी उन्होंने लिखा, मतलब ये जो रीतिकाल में भक्ति और श्रृंगार, तो आप बोलेंगे रीतिकाल में तो भक्ति थी नहीं, तो पद्माकर ने भी अपना काव्य लिखा है जिसमें भक्तिकालीन पद लिखे। तो रीतिकाल में श्रृंगार और भक्ति और श्रृंगार की पुरानी परंपरा का प्रभाव विद्यमान था। ठीक है, विद्यमान था। तो भारतेंदु इसी प्राचीन परंपरा के साथ आधुनिक काव्य की विकास की दृष्टि से एक क्रांति पैदा की। मतलब जो प्राचीन परंपरा में भक्ति और श्रृंगार के पद थे, वो उन्होंने नई परंपरा में उतार दिया। मतलब प्राचीन होता है पुराना,
मतलब रीतिकाल जो पुरानी परंपरा से चल रहा था वही आधुनिक काव्य में उन्होंने डाल के एक क्रांति पैदा कर दी, है ना। रीति और श्रृंगार और भक्ति के पद आधुनिक काव्य में उन्होंने डाला और उससे एक क्रांति पैदा कर दी, क्रांति की उपलब्धि थी, ठीक है, एक नई क्रांति की उपलब्धि थी। भारतेंदु से ही नई क्रांति की उपलब्धि मानी जाती है, किसमें, श्रृंगार और भक्ति परंपरा। ओके, फिर चलते हैं। भारतेंदु जी लिखते हैं कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए, है ना। भारतेंदु जी लिखते हैं कहाँ करुणानिधि केशव सोए, मतलब भारतेंदु अपने युग और जीवन की दुर्दशा को देखकर सामाजिक सुधार के लिए केशव का स्मरण करते दिखाई देते हैं। तो भारतेंदु जी किसका स्मरण कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जीवन की दुर्दशा, भारतेंदु अपने युग मतलब भारतेंदु युग, भारतेंदु युग की जीवन और भारतेंदु युग और उनके जीवन की दुर्दशा को देखकर सामाजिक सुधार के लिए केशव दास का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए, केशव आप कहाँ सोए हैं। तो इनके ऊपर पूरा रीतिकाल का प्रभाव दिखाई देता है। ओके, रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक और तो पद्माकर और द्विज मतलब द्विजदेव की परंपरा में दिखाई देते हैं। मतलब रीतिकाल का मतलब रीतिकाल के कौन से कवियों का प्रभाव भारतेंदु पर पड़ता है, तो पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा में ये दिखाई देते हैं, ठीक है। कौन दिखाई देता है, तो भारतेंदु के ऊपर अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल पर न, प्रतिभा तो उन पे थी, 35 साल में उन्होंने इतना सारा काव्य लिखा, फिर वो स्वर्गवास हो गया उनका 35 साल में ही। प्रतिभा के बल से एक और तो पद्माकर की परंपरा मतलब पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा में दिखाई देते हैं, ठीक है। भारतेंदु प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। ओके, प्राचीन और नवीन, प्राचीन मतलब रीतिकाल, नवीन मतलब भारतेंदु युग, प्राचीन मतलब रीतिकाल, नवीन मतलब भारतेंदु युग का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। ओके, प्रेम शुक्ल जी कहते हैं भारतेंदु के विषय में कि प्राचीन और नवीन के उस संधि काल में जैसे शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसे ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो क्या कहते हैं प्राचीन और नवीन, प्राचीन मतलब रीतिकाल, है ना, प्राचीन मतलब रीतिकाल के बारे में बात कर, नवीन मतलब भारतेंदु युग के उस मतलब संधिकाल मतलब रीतिकाल में जैसे शीतल कला का संचार हुआ था, संधिकाल में जैसे रीतिकाल में शीतल कला का संचार हुआ था, संचार की अपेक्षित था, मतलब संचार शीतल संचार का अपेक्षित था, वैसे ही शीतल कला भारतेंदु का उदय इस मतलब शीतल कला के साथ ही भारतेंदु का उदय हुआ, है ना, शीतल कला के साथ ही भारतेंदु का उदय हुआ, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। तो ये भारतेंदु और मतलब रीतिकाल और भारतेंदु युग की विशेषताएं हैं। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आगे बढ़ाइए। ओके, धन्यवाद।